तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है, किस चीज़ से बचता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी, लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ से बचना चाहिए वो है आपका लैंगिक पक्षपात से, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और उसको सीखते हुए आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। किसके द्वारा लक्षित नहीं होती है पूछा है? तो विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व और संरक्षण, ये तो ठीक है, लेकिन लक्षित नहीं होती है पूछा है, वो है आपका डी ऑप्शन, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, मतलब कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। अधिगमकर्ता को आप मान सकते हैं, स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई भी दो स्टूडेंट ले लीजिए, उनकी जो योग्यताएं होती हैं यानी कि एबिलिटीज़ होती हैं और जो उनका इंटरेस्ट होगा, उनकी जो स्किल्स होंगी ना, वो समान नहीं हो सकती, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति उनका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उनकी एबिलिटी एक जैसी होगी, ये कहना भी ज़रूरी नहीं है। और उनकी जो स्किल्स हैं वो भी एक जैसी होंगी, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, ध्यान रखेंगे। इवन अगर आप ट्विन्स की बात करें ना, तो ट्विन्स भी कभी समान नहीं होते हैं। हाँ, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो ट्विन्स होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक नया कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा कि 100% सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्विन्स की एक जैसी नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सबसे अच्छा तरीका पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कोहलबर्ग के अनुसार? तो देखिए, आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें वो बात करते हैं नैतिक दुविधा की, यानी कि मोरल डिलेमा की। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, नैतिक दुविधा, जब व्यक्ति इस चीज़ में फंस जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मुझे क्या चीज़ करना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो वो सोचता है, जो वो चिंतन करता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेंड्स मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक दुविधा की अवस्था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? कौन सा उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया है पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए, आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता और सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। लेकिन कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये वाला आपका नहीं है, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ये प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था और वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर आप खुद को पहचान सकते हैं, खुद की भावनाओं को, खुद के इमोशंस को समझते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उनको नियंत्रित कर सकते हैं, तो आपके अंदर कौन सी बुद्धि है? आपके अंदर है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यहीं पर अगर आपसे पूछा होता कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के भावनाओं को समझ सकते हैं,
उनको नियंत्रित कर सकते हैं तो आपके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? तो अगर आप अन्य व्यक्तियों को जान सकते हैं तो आपके अंदर होगी फ्रेंड्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इंट्रापर्सनल मतलब होता है जब आप खुद को समझते हैं, और इंटरपर्सनल मतलब होता है जब आप किसी अन्य व्यक्ति को समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व विद्यार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण वे के अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप क्या कहेंगे? आकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? आकलन, यानी कि असेसमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों के अनुसार जब आप उनको पढ़ाते हैं तो इसको क्या शिक्षा माना जाता है? शिक्षा को बाल केंद्रित कब माना जाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। जब आप बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी अभिवृत्ति के अनुसार पढ़ाते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर जो प्रभाव होता है वो किस चीज़ के अनुसार होता है, पूछा है। तो ये होता है फ्रेंड्स वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा, और वंशानुक्रम और वातावरण के बीच क्या होता है? गुणनफल होता है। ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ना, ये सही होगा यहाँ पर, कभी भी योगफल नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको लेकर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल होता है, तो वो योगफल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई का साइन दिखना चाहिए, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होगा तो वहाँ पर लिखा होगा गुणनफल, तो गुणनफल को आप चूज़ करिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वंशानुक्रम का और वातावरण का गुणनफल व्यक्ति को प्रभावित करता है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, बताइए। क्या आप आनुवंशिकता को कभी चेंज कर सकते हैं? ये बताइए। जो आपको अपने जो पूर्वज हैं उनके गुण जो आपको मिले हुए हैं, क्या वो चेंज होंगे? नहीं होंगे, सीधी सी बात है। जैसे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ना ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे आपके हेयर का कलर है, आपकी आइज़ का कलर है, ये सब आपको आपकी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्थायिक। ये कैसी सामाजिक संरचना होती है? स्थायिक होती है, ये स्थायी होता है, ये परिवर्तनशील, गतिशील ये सब नहीं होता, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके कारकों से के तुल्य है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आर.बी. कैटल ने जो तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो वंशानुगत कारकों के तुल्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो ये क्या प्रदर्शित करता है, बताइए। क्या ये शिक्षार्थी की असफलता प्रदर्शित करता है, क्या ये कक्षा की असफलता को प्रदर्शित करता है, या विद्यालय की, या फिर माता पिता पेरेंट्स की? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये शिक्षार्थी की असफलता है। तो देखिए कभी भी शिक्षार्थी की असफलता नहीं मानी जाती है। आप चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम दें फ्रेंड्स, चाहे आप MP टेट दें, UP टेट दें, या फिर सुपर टेट दें, कोई भी टेट एग्ज़ाम दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बच्चा असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, तो उसमें किसकी गलती है, ये अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप हमेशा कहेंगे विद्यालय की असफलता है। ये किसकी असफलता है? विद्यालय की असफलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों को आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऐसी कौन सी अवस्था है? अवस्था आपसे पूछी हुई है, तो वो है आपकी फ्रेंड्स अवस्था थर्ड स्टेज। ठीक है, जो कि कोहलबर्ग ने दी थी
तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो कठिनाई नहीं आती है वो है आपका मानसिक स्वस्थता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य कौन सा है। देखिए, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हिंदी में, तो शुद्ध रूप से जो वाक्य लिखा है वो आपको बताना है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें, ये सही नहीं है। इनमें जो सबसे शुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स वो ये है, किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है। शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आपका आता है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, इसके लिए ना आपको शब्दकोश, जो हिंदी के शब्दकोश होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इंग्लिश में तो आप पढ़ते हैं कि शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है और जेड तक जाता है। इंग्लिश में तो सिंपल है, ABCD का क्रम आपको पता है। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी में अगर आप शब्दकोश पढ़ेंगे ना तो उसका क्रम कुछ अलग होता है। आपको लगता होगा जो हमारा अ है वो सबसे पहले आता है, तो ये सबसे पहले नहीं आता है फ्रेंड्स। सबसे पहले ना आपका अनुस्वार आता है, अनुस्वार के बाद आपका विसर्ग आता है। वो थोड़ा सा अलग है क्रम, वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में भी आपने देखना होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप जब पढ़ते हैं वो लास्ट में आते हैं, लेकिन उनको हिंदी वर्णमाला में पहले रखा जाता है। तो वो शब्दकोश आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता दूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्याऊ। ये जो है सबसे पहले आने वाला शब्द है। अब ये कैसे पहचाना, इसमें एक एक वर्ण को यहाँ पर पहचाना, प, य, उ, इन सभी को, तब जाकर ये आप आंसर कर पाए। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से तो देखिए, जो शुद्ध है वो है आपका क्या, प्रत्यूष। ठीक है, क्या है, प्रत्यूष, ये यहाँ पर शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। आपको ढूंढना है, हंसना, सोना, रोना। तो देखिए, सकर्मक है आपका पढ़ना, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, नहीं है जो वो बताना है। प्रौढ़ का है प्रधन ऊढ़, ये तो सही है। अंबु प्लस ऊर्मी, अंबूर्मी, ये भी सही है। शची इंद्र, शचींद्र, ये भी सही है। लेकिन नी धन ऊन, न्यून, ये यहाँ पर सही नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिंपल है, क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। क्या कहलाता है, नेपथ्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह आपसे पूछा हुआ है। इंद्र के पर्यायवाची, तो देखिए, इंद्र के पर्यायवाची होते हैं मधवा, पुरंदर, शचीपति और वासव। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका कौन सा है। तरीका आपसे पूछा हुआ है, तो उपयुक्त तरीका होगा फ्रेंड्स मौखिक वार्तालाप। क्योंकि भाषा प्रवाह, लैंग्वेज में जो फ्लुएंसी है ना, उसको आप तभी चेक कर पाएंगे जब आप बच्चे से क्या करेंगे, मौखिक वार्तालाप करेंगे, ओरल होगा जब। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। शब्द युग्म है अनुलंब, अनुलग्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चित, किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक आपसे पूछा है। क्या है सेंटेंस, पंडित दूध पीता है। ठीक है, इसमें जो आपका कारक होगा वो होगा कर्ता और कर्म कारक, एक करने वाला और जो हो रहा है कर्म, कर्ता और कर्म कारक। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं उन सभी को हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।